नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। चंद पंक्तियां हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे ही कुछ हौसला, हिम्मत और जज्बा दिखाया एक्स विंग कमांडर अनुपमा जोशी जी ने, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और इन्हीं की बदौलत आज भारतीय सेना में जो महिला अफसर हैं उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाता है और स्थायी कमीशन का वो हिस्सा है, उसका फ़ायदा ले रही हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है देवभूमि इनसाइडर में। थैंक यू वेरी मच, मेरा सौभाग्य है। देखिए, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि 1992 का वक्त था जब आपने एयरफोर्स ज्वाइन की थी, और उस वक्त ऐसा सिनेरियो था कि लड़कियां, हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त सोचती भी नहीं होंगी कहीं ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म में जाने के लिए। तो उस वक्त आप उसका हिस्सा रही, तो किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके की आपकी प्रेरणा रही, क्या सोचकर आप उसको ज्वाइन किया आपने? आज 3 दशक होने को आ रहे हैं। 21 जून 1993 में हम लोग कमीशन हो गए थे। 30 साल इस बात को हो गए। और अगर मैं मुड़ के देखती तो मुझे भी लगता कि माय गॉड, 30 साल पहले हम लोगों ने ये सोचा था। क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे महिलाओं को अभी भी वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। पर मेरी शायद लक रही हो कि जैसे कह सकते हैं कि एक तो घर से मुझे बहुत प्रेरणा मिली, बहुत सपोर्ट मिले। मेरे फादर जो थे उन्होंने कभी ये डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि जो है मेरी बेटी है उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, या उन्होंने मेरी पढ़ाई की तरफ कि मैं पढ़ लिखूं उसकी तरफ काफ़ी ज़ोर दिया। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, जहाँ पे बहुत एक फ्रीडम ऑफ थॉट जिसे कहते हैं वो रहता था। तो एक बचपन में मैं बहुत सारी वेस्टर्न फिल्म्स देखती थी, कमांडो कॉमिक्स पढ़ती थी। तो यूनिफॉर्म पहनने का और देश के लिए कुछ करने का जो जज्बा था वो शायद मेरे पास बचपन में था। और किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त जब मैं उस मुकाम पे पहुंची तो भारतीय वायुसेना ने अपने दरवाजे खोल दिए फॉर मी टू जॉइन। शायद आगे पीछे 1-2 साल होता तो हम यहाँ नहीं बैठे होते। और 30 साल पहले, जो आप सही कह रहे हैं कि मुझे ही अब लगता है कि माय गॉड इतना टाइम हो गया, उस समय हमने कैसे किया होगा। क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं तो इतना स्ट्रगल रहता है। मैं बहुत सारी महिलाओं से मिलती हूँ जो अभी भी कई अपने जॉब करने के लिए और घर से बाहर आने के लिए जो है इतना स्ट्रगल करती हैं। सो जर्नी लंबी रही है पर इंटरेस्टिंग रही है, मैं कह सकती हूँ। 30 साल का वक्त हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना लंबा समय बीत चुका है उस चीज़ को। तो आप ये बताइए कि उस वक्त जैसे 1992 का टाइम था, तो कितनी परेशानियाँ, कितना टफ रहा आपके लिए वहाँ पे? तो जो जैसे बोलते हैं कि एंट्री जो लेवल होता है, मैं कहूँगी कि एंट्री लेवल के टाइम पे 1-2 सवाल ये आ रहे थे कि जब वायुसेना जो है तीनों फोर्सेस में, उन्होंने सबसे पहले अपने दरवाजे खोले थे। तो इंडियन एयरफोर्स ने सबसे पहले पहल की। तो जब ये एडवर्टाइजमेंट आया कि बी अ पायनियर, सेना में पहली बार महिलाओं की भर्ती के लिए, तो तब ये लगा कि सच है कि नहीं। हमने थोड़ा रिसर्च किया, मेरे फादर ने भी रिसर्च किया कि कोई एलाइड सर्विसेज तो नहीं है कि एक्चुअल सर्विस में जा रहे हो आपकी ने। तो जब ये पता चला कि नहीं, टेक्निकली स्पीकिंग कि आप रेगुलर फोर्स में जा रहे हो, फिर जब मैंने अप्लाई किया, जो जर्नी ऑफ एप्लीकेशन थी और सिलेक्शन थी, देहरादून ही मेरा सिलेक्शन सेंटर था और मेडिकल भी किस्मत से पास हो गए। तो जो वो वाली जो जर्नी थी वो इतनी टफ नहीं रही। पर उसके बाद कमीशन होने, जो 1 ईयर ट्रेनिंग हैदराबाद में थी और उसके बाद कमीशन होके जो शुरू के जो साल थे वो थोड़ी कठिनाई मैं कह सकती हूँ रही थी। क्योंकि एयरफोर्स भी उतनी तैयार नहीं थी महिलाओं के लिए। हम तो एक अलग ही जगह पे आ रहे थे, पर क्योंकि फ़ौज इतने सालों से जो थी, 60 साल से सिर्फ मेल बैस्टेन कहा जाता था कि सिर्फ मर्द रहते थे उसमें, तो वो शायद हमारे लिए भी इतनी रेडी नहीं थी। सो उस वक्त का थोड़ा कठिनाइयाँ रही थी। माना जाता है कि आपने ही एक ज़मीन तैयार करी कि महिलाएं जो हैं इक्वली उनको राइट मिले, आर्मी में ज्वाइन करें चाहे वो जहाँ भी ज्वाइन करें। तो आप इक्वलिटी की बात करती हैं, तो उस वक्त आपको कुछ अनइक्वलिटी ज़रूर फील हुई होगी, इसीलिए आपने आगे जाके इसके लिए अप्लाई किया। बिल्कुल। तो जो महिलाएं थीं वो सिर्फ 5 साल के लिए, शुरू में जो इंडक्शन हुआ था हमारा वो सब 5 साल के लिए हुआ था। और जब जोश में ज्वाइन कर लिया, सब कुछ हो गया, जब 4-5 साल हुए तब ये लगने लगा कि अरे अब आगे क्या। तब मुझे ये लगा कि हमारे लिए हम जा एक ही डायरेक्शन में रहे हैं पर हमारे रास्ते अलग हैं। ट्रेनिंग हमारी और हमारे जो मेल काउंटर पार्ट थे उनकी एक ही हुई, एक ही साल ट्रेनिंग की, एक ही जगह ट्रेनिंग की, सेम सब्जेक्ट, सेम क्लास में बैठे। पर जब हम निकल के आए तो हमारे लिए सिर्फ 5 साल थे, उनके लिए रिटायरमेंट एज तक वो सर्व कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता था कि दिस इज़ अनफेयर, मतलब ये तो सही नहीं है। या तो ये हो कि जैसे आपको सिर्फ 1 महीने ट्रेनिंग करके, थोड़ा सा ट्रेनिंग करके आपको जल्दी से कमीशन कर दिया और
5 साल के लिए रखा और आप वापस आ गए। पर जब मैंने ये पहली बार रिप्रेजेंट किया तो मैं काफ़ी सरप्राइज रही कि बाकियों ने इतना नहीं सोचा कि ये इनइक्वालिटी है। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस के उस पर देखा जाए तो मेरा यही था कि आप परफॉर्मेंस देखिए, जेंडर मत देखिए। अगर आप ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं तो डोर शुड बी ओपन कि दोनों के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए। तो यही एक कीड़ा था, एक सवाल हरदम मेरे को खाता रहता था कि ये इक्वल राइट्स क्यों नहीं है हमारे लिए। तो उसके बाद जब आपने स्थायी कमीशन के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगाई तो उस वक्त आपके लिए हम समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहे होंगे। एक तो इतना पुराना समय, उस वक्त आपके पीछे कौन कौन था, मतलब आपके पास कोई सपोर्ट था उस वक्त? इसके लिए मैं ये कहूँगी कि बहुत ही अजीब सा था। अगर मैं फ्लैशबैक में देखूं तो उस टाइम तो एकदम जुनून सर पे था। तो कई बार होता है कि जब आप इतना जुनून होता है तो आप किसी भी उससे तूफान से गुजर सकते हो। अब मैं सोचती हूँ तो मेरे को लगता है कि ये सब मैंने कैसे किया। क्योंकि पहली बात होती थी कि ऑन ग्राउंड सब लोग एग्री करते थे कि हाँ जो तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक है, पर ऑर्गेनाइजेशन से लड़ना इतनी बड़ी एयरफोर्स है, तुम अकेली हो, कैसे लड़ोगी। जो मेन संघर्ष मेरा ये रहा कि बहुत लोग आगे नहीं आए। बहुत सारी महिलाएं भी जो थी जिनसे मैंने कांटेक्ट किया कि आप आके मेरे साथ इसको ज्वाइन करो। क्योंकि अगर काफ़ी सारी महिलाएं आ जाती तो फिर कोर्ट बोल रहा था कि वो क्लास केस बन जाता, पर शायद वो बहुत बाद में बना। पर जब हमने शुरू में ये पहल की और लोगों को थोड़ा सा ये डर रहता था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, जैसे मेरे तो हस्बैंड भी थे ऑर्गेनाइजेशन में, और लोग बोलते थे कि अरे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका तुम्हारे हस्बैंड को भी सफ़र करना पड़ेगा, तुम्हें भी सफ़र करना पड़ेगा। मैंने बोला जो होगा तब की तब देखी जाएगी, पर अभी तो जो मुद्दे की बात ये है कि इक्वल राइट्स के लिए तो हमें लड़ना है। दैट फर्स्ट बैटल तो हम जीतें, बाद की बात बाद में देखी जाएगी। तो सपोर्ट मुझे अपने इर्द गिर्द वालों से नहीं था, बट सरप्राइजिंगली मेरे सुपीरियर्स बहुत सपोर्टिव थे क्योंकि वो मेरे काम से खुश थे। वो हरदम ये कहते थे कि मेरे एक बॉस थे, उन्होंने मुझे कहा था मुझे एक अनुपमा दे दो, मुझे 7 आदमी नहीं चाहिए हैं। सो जिस तरह की वो मेरी रिपोर्ट लिखते थे, शायद वो जब मैंने केस किया तो वो सब मेरे फ़ायदे में आया। केस जीतने में ये आया कि कहीं पे ये कमी नहीं थी कि आपकी परफॉर्मेंस में कोई कमी रहे। तो थोड़ा संघर्ष वहाँ रहा। सपोर्ट तो फैमिली का बहुत ज़्यादा रहा और हस्बैंड का तो आई मस्ट से कि बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मैंने एक बार उनसे, आई रिमेंबर मैंने उनसे पूछा था कि मैं ये सब तो कर रही हूँ, हो सकता है कि तुम्हारे करियर में कुछ प्रॉब्लम इफेक्ट आए। तो उसने बोला कि तुमको लग रहा है तुम सही कर रही हो तो फाइट फॉर योर राइट। हस्बैंड हो तो ऐसे हो। देखिए अब हस्बैंड से मुझे एक बात याद आई कि मैं पढ़ रही थी कहीं कि आपकी लव मैरिज हुई है, और दोनों आप लोग कैसे मिले, अगर आप हमें बताना चाहें अपनी लव स्टोरी। तो मैं उत्तराखंड की और मेरे हस्बैंड मैंगलोर के हैं, तो नॉर्थ एंड साउथ बिल्कुल अच्छे से मिला हुआ है। दो हम उनको पहाड़ बहुत पसंद है और हम फाइनली यहाँ देहरादून सेटल हो रहे हैं। तो हम दोनों एक जगह पोस्टेड थे। मेरे हस्बैंड एक मिसाइल कोर्स कर रहे थे उस वक्त और मैं वहाँ थी, तो बड़ौदा में हमारी पोस्टिंग हुई। सब लोगों ने इतना हल्ला वो मचा रखा था कि एक लेडी आने वाली है, क्योंकि मैं फर्स्ट बैच था, एक ही औरत आ रही थी। तो हमारा क्या था कि 12 लोग थे हम बैच में, और 12 लोग की 12 अलग अलग जगह पोस्टिंग हुई थी। मेरी बड़ौदा हुई थी। तो इतना माहौल सा बना हुआ था कि कौन आ रहा है कौन आ रहा है। लोग बात नहीं करते थे। कई लोगों को बोला गया था कि उसको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, लड़की ऐसा नहीं होना चाहिए, महिला आई कुछ ऐसा हो जाए वो भाग जाए, तो उस तरह का माहौल बन गया था। तो आधे लोग तो बिल्कुल दूर रहने लगे थे। कई लोग थे बहुत फ्रेंडली थे, बहुत पर मेरे हस्बैंड जो थे वो आई शुड से कि एक्स्ट्रा फ्रेंडली थे, बट बहुत हेल्पफुल थे। बार बार आके मुझे पूछते थे, जब भी मुझे देखते थे कि मैं थोड़ा अकेले महसूस कर रही हूँ तो हरदम पूछते थे कि तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ। एंड धीरे 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 इट डेवलप्ड इनटू अ रिलेशनशिप। एंड हमारे को 28 इयर्स हो गए हैं शादी के, और 24 ईयर का बेटा है हमारा। वाह, 28 इयर्स हो चुके हैं और बहुत क्यूट लव स्टोरी है आपकी। थैंक यू। तो ये बताइए कि आपने इतना संघर्ष किया, आपने शायद मेरे ख्याल से 7 साल आप इसके लिए लड़ती रही, उसके बाद रिज़ल्ट आया और पॉजिटिव रिज़ल्ट आया। तो कैसा रिएक्शन था उसके बाद? आपने सोचा था कि ये रिज़ल्ट आएगा? ऑनेस्टली अगर मैं आंसर दूं तो
बीच में मुझे लगने लगा था कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस जहाँ मैं जाती थी वही लोग बोलते थे कि अरे तुम अकेले लड़ रहे हो, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उस वक्त मेरी एक कलीग थी जो मेरे साथ हम हैदराबाद में पोस्टेड थे, स्क्वाड्रन लीडर रुखसाना करके। मैं ज़रूर उसको हर वक्त क्रेडिट देना चाहूँगी कि वो मेरे साथ उसने पिटिशन फाइल की थी। तो हम जब जाते थे तो सब जगह यही होता था कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से तुम कैसे लड़ोगे और कैसे ये हो पाएगा। सो ये बीच में तो लगने लगा था कि नहीं होगा। मैं और रुखसाना हम गए, बहुत नामी वामी वकीलों के पास गए। हमको लगा कि शायद हमको लग रहा था जेंडर के लिए लोग लड़ते हैं, लोग इतने फेमस लॉयर्स होते हैं। आई डोंट वांट टू नेम फ्यू ऑफ देम। अब जेठमलानी जी तो नहीं है, पर उनके घर पे भी मैं गई थी। मुझे लग रहा था कि शायद एक बड़ा लॉयर रिप्रेजेंट कर देगा एक बार केस में, तो केस में थोड़ा दम आ जाएगा। हमारे पास पैसा तो था नहीं उनको अफोर्ड करने का, पर जिसे कहते हैं ना कि कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं होता, कि कोई भी चीज़ मैंने ऐसे नहीं छोड़ी कि बाद में ये रंज रह जाए कि शायद मैं ऐसा करती तो ऐसा होता। तो मैं बड़ौदा में पोस्टिंग थी, मैंने फ़्लाइट लेके मैं दिल्ली आई, मैं जेठमलानी जी से अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलने गई, मैं कामनी जायसवाल से मिलने गई। मतलब आप जो भी बड़े बड़े नाम ले सकते हैं, वो लॉयर से मैं मिल के कई पॉलिटिशियन से कई जगह अपने केस को काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक पैरेलल बैटल भी मैं कर रही थी। तो अब लगता है कि ये सब मैंने कैसे किया, पर उस टाइम शायद वही बोलते हैं ना कि एक बार जब वो सर पे चढ़ता है तो वो भूत जो चढ़ा हुआ था वो शायद वही एनर्जी दे रहा था उस वक्त। ये आपका स्ट्रगल, आपकी मेहनत जो है आज रंग लाई है और लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है, तो सभी को आपके लिए थैंकफुल होना चाहिए उसके लिए। आई रियली फील सो टू, यस। क्योंकि उस वक्त मेरा बेटा छोटा था, तो एक वो रह जाता है दिल में कि काफ़ी ऐसा समय था, इतना टाइम जो था जो मैं उसके ऊपर बिता सकती थी, शायद वो नहीं मैं कर पाई। सो तो जब स्थायी कमीशन आया तो उसके बाद आप उसका पार्ट क्यों नहीं बनी? उसके लिए मैंने कहा कि आपको एक दूसरा इंटरव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ चालू किया उत्तराखंड में। इनिशियली उसको कहते हैं शास्त्र धारा क्षेत्र ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज। तो मैंने जाके IIM अहमदाबाद से एक कोर्स किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और वहाँ से ही मेरा प्लेसमेंट हुआ था जो कंपनी ने कि एक ग्रामीण बैंक चलाने के लिए। तो जब उन्होंने मुझे चॉइस दी कि कहाँ पे होगा, तो मैं चाह रही थी कि उत्तराखंड में ही ये चालू हो, और यहीं पे आके मैंने वो चालू किया। तो हम पहाड़ों पे जाके जो है गांव में जाके वित्तीय सेवा प्रदान करने का उसका मकसद था। सो वो मैंने चालू किया। कंपनी ने मेरे पे पैसा लगाया, कंपनी ने मेरे कहने पे उत्तराखंड आई और वो किया। तो फिर मुझे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि ये सब जब इतना मैं कर रही हूँ तो वो छोड़ के मैं अपने फ़ायदे के लिए एयरफोर्स में शायद वापस चली जाऊँ। और बात सिर्फ नौकरी की नहीं थी। जो मैं फ़ौज में की जो लड़ाई लड़ रही थी वो एक प्रिंसिपल के ऊपर लड़ाई थी, एक राइट के लिए लड़ाई थी। वो ये नहीं था कि मुझे कोई नौकरी चाहिए तो मैं फ़ौज से लड़ूं कि मुझे एक जॉब मिल जाएगा। तो जॉब तो मैं कर चुकी थी और जॉब मैं कर रही थी, बट इट वाज़ अबाउट अपनी हक के लिए लड़ाई थी। तो जब ये रिज़ल्ट आया तो मतलब जब आप मेहनत कर रही थी इसके लिए, जब आप गुहार लगा रही थी इक्वालिटी के लिए, तो जब ये रिज़ल्ट आया तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 30 साल अब आप कह रही हैं कि पूरे होने वाले हैं, तो उस वक्त आपने कुछ तो सपना देखा होगा कि इतने सालों बाद ये जो मेरा देश है, मेरा जो उत्तराखंड है या जो भी फ़ौज की जगह है, वहाँ पर ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो क्या हमारा देश उस जगह पर पहुँचा है जहाँ आपने सोचा था? देखिए 30 साल में बदलाव तो बहुत हुए हैं। ये अगर मैं कहूँ कि नहीं हुए तो सही नहीं होगा, पर शायद जो सपना मैं कह सकती हूँ कि एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक आदमी की कि ये हो जाना चाहिए था, वो शायद अभी हम नहीं पहुँचे। क्योंकि अगर हम बोलें कि स्थायी कमीशन तो उन्होंने महिलाओं को दे दिया है, पर अभी भी ऐसी जगह फाइटिंग एयरफोर्स ने ले लिया है विमेन को फाइटर पायलट में, तो वो बहुत बड़ी बात है। पर अभी तक आर्मी में ने अपनी इन्फेंट्री और आर्चरी में डोर्स नहीं खोले। तो कहीं ना कहीं हर जगह पे जो एक बैरिकेड लगा हुआ कि अब इसको पार करना, अब इसको पार करना। अभी कॉम्बैट में विमेन नहीं आ सकती कि महिला युद्ध में नहीं जा पाएंगी। आजकल का युद्ध तो टेक्नोलॉजी के बेस पे हो गया है, विमेन टेक्नोलॉजी में इतनी आगे बढ़ चुकी हैं, तो वो हम अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। जो मेरा ये था कि 30 साल में तो दुनिया बदल जानी चाहिए थी, तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा अभी गैप रह गया है। आज भी कई जगह ऐसी हैं, कई जगहों की तो छोड़िए, हम अभी उत्तराखंड में हैं तो यहाँ की महिलाएं हमने देखी हैं, जो गांव की महिलाएं होती कितनी एक्टिव होती हैं,
बट ये है कि उनको उस तरीके का माहौल नहीं मिलता है या फिर उनको कहीं ना कहीं से नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं कि नहीं आर्मी में नहीं जाना है, तो उन लोगों को, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक स्टडी भी थी जब मैं माइक्रो फाइनेंस कर रही थी, तो एक विदेशी यूनिवर्सिटी की एक स्टडी थी कि उत्तराखंड की महिलाएं जो हैं सारे विश्व में सबसे ज़्यादा मेहनती कहा जा सकता है, कि जो सुबह से जाके गाय के लिए चारा भी लाती हैं, घर का काम भी करती हैं, तो फिज़िकल तौर पे तो बहुत ही आगे हैं वो। पर उस चीज़ को हम एक में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, या तो महिलाएं फ़ौज में आएँ या महिलाएं किसी ऐसे में आएँ, या मैं तो सरप्राइज हूँ कि स्पोर्ट्स में भी हम इतना नहीं कर पाए हैं। आप हरियाणा को देखिए कि हरियाणा ने काफ़ी कुछ पा लिया है, महिलाओं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आ गई हैं। उत्तराखंड की महिलाएं इतनी मजबूत होने के बावजूद अभी वहाँ तक नहीं पहुँची। फ़ौज में सरप्राइजिंगली वैसे अगर पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी महिलाएं आ गई हैं फ़ौज में, क्योंकि वैसे हम छोटे स्टेट हैं पर हमारा रिप्रेजेंटेशन काफ़ी है। बट मुझे तो लगता है कि स्पोर्ट्स एक जगह है जहाँ पे हमारी महिलाएं कर सकती हैं, और मुझे लगता है कि सरकार को इसके लिए करना चाहिए कि गाँव में जैसे टिहरी हो या कहीं ऊपर जाके ऐसे एक इंस्टीट्यूट्स बनाने चाहिए जहाँ पे आप लड़कियों को लेके ट्रेन करें। अब लड़कियाँ तो मिलिट्री स्कूल्स बन गए हैं, पहले तो सैनिक स्कूल में सिर्फ मेल्स होते थे, अब तो विमेन के लिए सैनिक स्कूल बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को उस एज से, एंड हमारी स्टेट को सबसे पहले होना चाहिए, तो मुझे लगता है हमको एक सैनिक स्कूल खोलना चाहिए सबसे पहले महिलाओं के लिए गाँव में। बहुत अच्छा आइडिया है ये आपका। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एट लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? एक शब्द है शायद, मैं वो है दृढ़ता, परसिवियरेंस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता। कई बार ऐसा लगता है कि अगर मेरी ज़िंदगी से एक चैप्टर आपको अगर लेना है तो सिर्फ मैं यही कहूँगी कि जब मैं ये करने के लिए गई थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये करना है। मतलब आप एक एक स्टेप लेते गए एंड सडनली यू रियलाइज़ कि इतना बदलाव आप के कारण हो गया है। तो कभी भी किसी कार्य को पहली बात तो छोटा मत समझिए, जो आपका अंदर कन्विक्शन है उसके लिए आप में दृढ़ता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको उसको करना है तो आपको धीरे धीरे लगे रहना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि आप पीछे हट जाएं, पर मुझे लगता है कि अगर आप सच्चे दिल से लगे रहे ना तो मंजिल दूर नहीं रहती। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी आप करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, आपके अपने पैशंस हो सकते हैं, चाहे आर्ट हो, आप जर्नलिज्म में हैं, किसी में भी हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उसके पीछे आपको एक तरह की ऑनेस्टी होना चाहिए, एक लगाव होना चाहिए। और एक सेइंग है कि कई बार कई चीज़ें जो होती हैं ना सिर्फ अपने लिए नहीं होनी चाहिए। तो एक बहुत फेमस मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट होता था सुन त्सू, उसने आर्ट ऑफ वॉर में ये कहा था कि कभी भी आप जो मिशन करें ना वो अगर वो सिर्फ अपने लिए हो तो शायद आप पीछे हट जाएंगे, पर अगर उसको लार्जर गुड के लिए आप कर लें तो शायद आपकी जीत निश्चित है। बहुत अच्छा मैसेज है आपका, और हम आशा करते हैं कि आपका मैसेज जो है हमारे दर्शकों तक ज़रूर पहुंचेगा। और एट लास्ट पे ये कहना चाहूँगी कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ़ यू, और आपकी जितनी भी जर्नी हमने जानी, जितने भी आपके 30 साल अब होने वाले हैं, तो हम सोच सकते हैं कि आपने कितना स्ट्रगल किया होगा, किन किन परिस्थितियों से आप उस वक्त गुजरी होंगी। लेकिन अब सुन के बहुत अच्छा लगता है कि कोई महिला है जिन्होंने इतनी लड़ाई करके आज इस मुकाम तक हमारे देश को पहुँचाया है। तो उसके लिए सभी की ओर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि इन फ्यूचर भी आपकी जैसी लेडी या औरतें जो है और सामने आए और ऐसे ही देश को और तरक्की कराते रहे। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ मैं शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।